So this is lecture 8 on rotational motion system of particles. आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोग कंपेयर कर रहे थे लीनियर क्वांटिटीज़ एंड एंगुलर क्वांटिटीज़ को, जिसमें हमने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया. नाउ द क्वांटिटी विच वी हैव टू स्टडी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो इनर्शिया पढ़ा था हम लोगों ने. इनर्शिया क्या होता था? इट वॉज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और लीनियर यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, इनर्शिया क्या था? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. ओके, एंड हमने बोला था कि मास जो होता है इट मेजर्स इनर्शिया. मतलब जितना ज़्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब जो काम इनर्शिया उधर करता था लीनियर में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पर करता है? रोटेशन में. ठीक है, किस तरीके से? तुम्हें दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो काम मास उधर करता था या इनर्शिया उधर करता था, इधर भी तो मास को ही करना चाहिए. अब ये मोमेंट क्यों ऐड कर दिया? तो देखो, अगर सपोज इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं. इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है. अब अगर तुम इसको इस साइड से पकड़ के घुमाओगे तो थोड़ा इजी लगेगा. रोटेट करोगे तो इधर से अगर पकड़ के घुमाओगे तो डिफरेंट होगा, और अगर इस साइड से पकड़ के इस चीज़ को घुमाओगे तो और डिफरेंट होगा. ठीक है, भले ही इसका मास सेम है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि आप इसको कौन सी एक्सिस से घुमा रहे हो. समझ आ गई बात? मतलब इधर जो इनर्शिया होगा, इधर जो रेजिस्टेंस मिलेगा, वो सिर्फ उसके मास की वजह से नहीं मिलेगा. एक और चीज़ ऐड हो गई कि वो आप कौन से एक्सिस से उसे रोटेट कर रहे हो. समझ आ गई बात? ठीक है, तो उधर जो काम इनर्शिया का था, इधर वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा. मतलब इनर्शिया प्लस द एक्सिस विच यू आर टेकिंग, द डिस्टेंस विच यू आर टेकिंग. इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो हम थ्योरी एक बार रीड कर लेते हैं. तो जैसे इनर्शिया का उधर काम था, सिमिलरली अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन. ठीक है, उधर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन था, यहाँ पे यूनिफॉर्म रोटेशन. अनलेस एनी एक्सटर्नल, उधर था फोर्स इज अप्लाइड, इधर है टॉर्क इज अप्लाइड. बिकॉज यू नो टू रोटेट अ बॉडी यू नीड टॉर्क. ओके, therefore the property of a body by virtue of which it opposes the torque trying to change its state of rest of uniform rotation motion about an axis is called rotational inertia. सेम चीज जो उधर थी, इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. ठीक है, तो जैसे मास उधर मेजर करता था इनर्शिया को, लीनियर इनर्शिया को, इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको मेजर करता है? रोटेशनल इनर्शिया को. तो जो काम उधर मास का था, वो काम इधर एंगुलर मास या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है. समझ आ गई बात? ठीक है, अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालते हो. अब दो तरीके के क्वेश्चन होंगे. एक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, अगर अलग अलग पार्टिकल्स हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना. और दूसरा मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस मास, जब आप अलग अलग पार्टिकल्स में डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ. ठीक है, तो दो बेसिकली लेक्चर्स होंगे. आज के लेक्चर में वील डू अबाउट पार्टिकल्स, कि एक पार्टिकल के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना होता है. ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल. कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस एंड r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक कोई पार्टिकल है, रोटेट कर रहा है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इज z एक्सिस. ओके, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय m इंटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है, जैसे सपोज कोई मास यहाँ पर है और वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया. तो इसका मास, और सपोज ये डिस्टेंस r है, तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. ओके, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मास का होगा kg एंड r का होगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर. सो kg मीटर स्क्वायर. तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास के लिए आप m यूज करोगे और लेंथ के लिए l, तो l स्क्वायर. ml स्क्वायर इज द डायमेंशन. क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है mr स्क्वायर, वो आता कैसे है? तो इट्स नॉट बेसिकली डेरिवेशन, ये कंपैरिजन है लीनियर से. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो काम वहाँ पर मास प्ले करता है, वही काम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई प्ले करता है. ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं F इज इक्वल टू एम ए से. F इज इक्वल्स टू m इंटू ए.
अगर मैं दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दूं, RFMAR, दोनों साइड क्या किया, r से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है, RF। वैसे आपका RF साइन थीटा जो होता है वो आपको क्या देता है, टॉर्क देता है, टॉर्क इज R क्रॉस F ना। लेकिन अगर साइन थीटा आपका 1 हो जाए तो RF आपको टॉर्क ही देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो वो तो बाद में आएगा, RF लिखा, यहाँ पे MAR लिखा। अब क्या एक्सेलरेशन इज R इंटू एल्फा, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था जब हम कंपेयर कर रहे थे। तो A इज इक्वल टू R एल्फा, तो A की जगह क्या लिख दिया, R एल्फा लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, MR स्क्वायर एल्फा, MR स्क्वायर एल्फा। तो RF को मैंने टॉर्क लिख दिया और ये क्या हो गया, MR स्क्वायर इंटू एल्फा। अब देखो कंपेयर कैसे कर रहे हैं, F होता था मास इंटू एक्सेलरेशन, F की जगह क्या आ जाता था, टॉर्क आ जाता था, एक्सेलरेशन की जगह आ जाता था एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पर बचा है मास और इस जगह बच गया आपका MR स्क्वायर। तो क्या जो रोल वहाँ पर मास प्ले कर रहा था वही रोल यहाँ पर MR स्क्वायर प्ले कर रहा होगा, समझ आ गई बात। इसी MR स्क्वायर को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, जिसका फॉर्मूला आ जाता है MR स्क्वायर, जहाँ पे R इज परपेंडिकुलर, ठीक है, R इज परपेंडिकुलर। तभी तो हमने RF को टॉर्क लिखा, वरना थोड़ी लिख पाते, अदरवाइज तो टॉर्क तो R क्रॉस F होता है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा आपने 1 लिया तभी हुआ है, क्लियर है ये चीज, ओके। तो अगर आपको n मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, सपोज मासेस m1 m2 m3 एंड सो ऑन, ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका R2 है, इसका R1 है, इसका R3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो m1 R1 स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल 2 एंड सो ऑन। तो पार्टिकल 1 का क्या हो गया, उसका मास इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, सो m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल mn Rn स्क्वायर, ठीक है। क्या इसको हम लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू समेशन mi Ri स्क्वायर, समझ आ गई बात, ठीक है। अब है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द फॉलोइंग केसेस। ये आपके 3 मासेस हैं m1 m2 m3, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। और वो रोटेट कौन सी एक्सिस में कर रहा है, इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो अगर मैं m3 की बात करूँ तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, कितना हो गया, a/2। सिमिलरली m2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a/2। और अगर आपका जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई कर रहा है तो उसका डिस्टेंस उससे 0 हो गया ना, मतलब m1 के लिए वो डिस्टेंस 0 हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू a/2 का स्क्वायर प्लस m3 इंटू a/2 का होल स्क्वायर। सो दिस गिव्स यू m2 a²/4 प्लस m3 a²/4। तो वो आ गया आपका a²/4 m2 प्लस m3 kg मीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। अब आई होप कि तुम्हें ज़्यादा पीछे से आवाज़ें सुनाई ना दे रही हो, यहाँ पर आसपास शादी है आज तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है। एनीवे, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। सो 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 4 kg, 2 kg, 3 kg एंड 5 kg आर रिस्पेक्टिवली लोकेटेड एट द 4 कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर एज शोन, ठीक है। तो ये 4 पार्टिकल्स हैं, वो एक स्क्वायर पे रखे हुए हैं जिसकी साइड इज 1 मीटर। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब एक एक्सिस ऐसे प्लेन के अंदर यूं पास हो रही है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। दूसरा है अबाउट साइड AB, मतलब यहाँ पर पास हो रही है, ये इसकी मोमेंट ऑफ एक्सिस है। एंड देन अबाउट डायगोनल BD, मतलब ये है। तो 3 केसेस करते हैं, ये क्वेश्चन करने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस में आप यहाँ से पास करवा रहे हो, ठीक है, अंदर जा रही है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, अंदर एक्सिस जा रही है। तो अगर अंदर एक्सिस जा रही है तो 4 पॉइंट्स हैं। अब मुझे बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा, इससे ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वाले के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो देखो ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पूरा √2 आ जाएगा। अगर ये पूरा √2 है तो ये क्या होगा, √2/2 यानी 1/√2। तो बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं वो कितने आ गए, 1/√2 सारे के सारे। तो क्या करोगे, मास 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मैं स्क्वायर करना भूल गई, तो इट विल बी स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ दिस एंड स्क्वायर ऑफ दिस,
ठीक है, तो इसे ज़रा सॉल्व कर लेना, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, बस 2 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, 7 kg मीटर स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, 4 × 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/√2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, मास इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट इज जब वो साइड AB से पास हो रहा है, अगर वो AB से पास हो रहा है तो मैंने बताया कि जो मासेस उस पर लाई कर रहे हैं एक्सिस पे, तो उनके अबाउट तो 0 हो गया, मतलब मास 4 के लिए भी 0 हो गया, मास 2 के लिए भी 0 हो गया। अब अगर 3 की बात करूँ तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1, एंड सिमिलरली 5 के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1, ठीक है, तो 4 × 0 स्क्वायर प्लस 2 × 0 स्क्वायर प्लस 5 × 1 स्क्वायर प्लस 3 × 1 स्क्वायर, दैट गिव्स यू 8। क्लियर है। थर्ड था आपका कि वो डायगोनल BD के साइड से पास हो रहा है, BD मतलब ये, तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट चूंकि एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो इनका डिस्टेंस 0 हो गया, तो इनके लिए 0 है। बचा आपके पास ये, और इसका डिस्टेंस हमें पता है 1/√2 अभी निकाला था, ठीक है, तो 4 × 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/√2 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे विल गेट आंसर टू बी 7/2 kg मीटर स्क्वायर। तो इससे आपको पता चल रहा है बेसिकली कि आपको कौन सी एक्सिस से रोटेट करना चाहिए अगर आपको ज़्यादा रोटेशन चाहिए तो। समझ आ गई बात, ठीक है, तो जितना कम मास होगा उतना बेटर होगा उस एक्सिस से रोटेट करना, ओके। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन को हम K सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग समझो। सपोज अभी ये जो 3 मासेस हैं, उन 3 मासेस की जगह हम एक मास ले रहे हैं, उसका सेंटर ऑफ मास M, ठीक है, सेंटर ऑफ मास M, तो हम इस सेंटर ऑफ मास के लिए कौन सा वो रेडियस लें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए, ठीक है। सपोज ये मास M के लिए रेडियस हमने लिया K, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा mk स्क्वायर, ठीक है। तो ये K की हम क्या वैल्यू लें कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, n पार्टिकल सिस्टम को अगर आप 1 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब इसको आप सेंटर ऑफ मास ले रहे हो, क्योंकि हमें पता है पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो आप कौन सी एक्सिस, कौन सा रेडियस लो, इधर तो सबके लिए अलग अलग डिस्टेंसेस है ना, r1 r2 r3, तो इधर आप ऐसा कौन सा डिस्टेंस या रेडियस लो, ठीक है, जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के सेम आ जाए, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, ऑलराइट। तो अब इसका यूनिट क्या होगा, रेडियस है तो यूनिट मीटर होगा और डायमेंशन क्या होगी L, ठीक है। अब एक्सप्रेशन ऑफ K, हमें फॉर्मूला निकालना है अगर K को सॉल्व करने के लिए, तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो ड्यू टू एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या था m1 था, m2 था, m3 था, और उनके डिस्टेंसेस वर r1 r2 r3, तो अगर मैं एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, इट विल बी समेशन mi/ri स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। नाउ लेट K बी द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द गिवन बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बताई मैंने कि अगर मास को हम M पे कॉन्सेंट्रेट कर लें, यानी M इज योर सेंटर ऑफ मास, तो रेडियस K ले रहे हैं हम K स्क्वायर, और हमने बोला कि दोनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए, तो ये तो बाय डेफिनेशन आ गया दैट वी वांट दैट m स्क्वायर शुड बी इक्वल टू समेशन mi/ri स्क्वायर। समेशन mi/ri स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल mn/rn स्क्वायर। इज दिस क्लियर। तो यहाँ से k स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय m, और अगर k निकालना है तो पूरी क्वांटिटी का अंडर रूट कर लूँ, ठीक है, मतलब क्या चीज मिल गई, k इज अंडर रूट ऑफ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अपॉन m, ठीक है, क्लियर है ये चीज। नाउ सपोज ये जितने भी m1 m2 m3 ये सब थे वो इक्वल है, ठीक है, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू m, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, m के स्क्वायर जहाँ पे आपका था ये m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसकी जगह मैं लिख दूंगी mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस mr3 स्क्वायर प्लस mnrn स्क्वायर। समझ आ गया क्या किया, m1 m2 m3 इन सबको रिप्लेस करके m लिख दिया क्योंकि सबका मास इक्वल है। अगर ऐसा है तो क्या मैं यहाँ से m कॉमन ले सकती हूँ, m कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर सो ऑन टिल rn स्क्वायर। इज दिस क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रही हूँ वो ध्यान से देखो, अब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ n से। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल अगर n पार्टिकल्स हैं तो उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है।
तो एम एन और यहाँ पे मैंने एन ले लिया। अब मुझे बताओ एम एन क्या होगा। एम वॉज मास ऑफ वन पार्टिकल और उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एन से, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो विल इट गिव मी द टोटल मास, विल इट गिव मी द टोटल मास एंड दैट इज एम। तो यहाँ पे एम एन की जगह मैं एम लिख सकती हूँ। तो m से m कैंसिल हो गया और बचा क्या, k स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर सो ऑन टिल rn स्क्वायर अपॉन n। ओके, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये जो क्वांटिटी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन n, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अगर पूछा जाए कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो इट इज़ पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि क्या पोजीशन है क्या एक्सिस है, एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द रोटेशन, क्योंकि हमने m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर किया। r1 वॉज डिस्टेंस, तो कितना दूर है, ठीक है। एंड ऑल्सो वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दिस वीडियो, ओके।